बेगमगंज में हिंसा के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है, नई सड़क में उपद्रव कराने के लिए उन्नाव से भीड़ को बुलाया गया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टर जारी करने के बाद भी नहीं हो पा रही है उपद्रवियों की पहचान। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने अब अलग से टीम बनाई है, जिसके द्वारा अब इन तमाम लोगों की पहचान की जाएगी, इन्हें ढूंढा जाएगा। मास्टरमाइंड जफर हयात ने बताया है कि बिरयानी की दुकान वाले करते थे फंडिंग। शत्रु संपत्ति पर काबिज बिरयानी दुकान के मालिक का भी नाम सामने आया है। लगातार 7 घंटे तक मास्टरमाइंड जफर हयात से बंद कमरे में पूछताछ हुई है, जिसके बाद ये कुछ खुलासे हुए हैं। 2 जून को एलआईयू ने हिंसा के पूर्व पुलिस अधिकारियों को इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। एलआईयू रिपोर्ट में नहीं लिखा था मास्टरमाइंड जफर हयात का नाम। एलआईयू समेत कई पुलिस कर्मियों की भूमिका की अब विभागीय जांच भी हो रही है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा के आदेश पर यह विभागीय जांच शुरू हुई। और ऐसी ही जुड़ी हुई कानपुर से एक और खबर मिल रही है। हयात जफर हाशमी की खाद्यान्न की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित पाया गया है। बहन के नाम से ये राशन की दुकान चला रहा था। आपूर्ति विभाग ने प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई की। जांच के दौरान वितरण में ये अनियमितता पाई गई। ये बड़ी जानकारी एक और इससे जुड़ी कानपुर से खबर, जहां हयात जफर हाशमी की खाद्यान्न की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित हुआ है। बहन के नाम से ये राशन की दुकान चलाई जा रही थी। आपूर्ति विभाग ने अब प्रशासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। जांच के दौरान वितरण में कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद अब इस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी रतीश हमारे संवाददाता देंगे। रतीश, ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जहां एक तरफ तो किस तरह बड़ी साजिश की जा रही थी उसका खुलासा हुआ और अब एक्शन लिया गया है उस खाद्यान्न की दुकान पर जो कि मास्टरमाइंड की बहन के नाम पर थी। इस पर ज्यादा जानकारी आप दें। देखिए, कानपुर हिंसा 3 जून को हुई थी और 3 जून को जब हिंसा हुई उसके बाद परतें खंगालनी शुरू की गई, पड़ताल हुई, जांच हुई। उसके बाद हयात जफर हाशमी का नाम सामने आया। हालांकि ये भी पहले कहा गया कि हयात जफर हाशमी ने जो बंद की कॉल दी थी वो वापस ले ली थी, लेकिन मास्टरमाइंड अभी तक वही है और उसके साथ 4 लोग, उसे मिलाकर 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें जावेद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सूफियान थे। ये सभी इनकी रिमांड दी गई थी और रिमांड पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए और आगे की कार्रवाई की, तो खाद्यान्न की दुकान चमनगंज स्थित घर पर बाहर चल रही थी और बहन के नाम इसका लाइसेंस भी था, जिसमें जांच करने पर जिला प्रशासन ने जांच करी। उसके बाद अनियमितता पाई है आपूर्ति विभाग ने और अनियमितता पाने के बाद लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आगे की बात की जाए तो तमाम खुलासे हो रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एलआईयू की भूमिका भी जांच के घेरे पे है, संदिग्ध है, क्योंकि एलआईयू की जो रिपोर्ट हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो रिपोर्ट बनाई गई थी 2 जून को, जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें हयात जफर हाशमी का नाम नहीं था। ये सब जानते थे। 1 जून को जो बैठक हुई थी उसमें हयात जफर हाशमी और निज़ाम कुरैशी साफ नजर आ रहे थे और उसमें ये कहा जा रहा था कि बंदी की जाएगी और बंदी करते हुए इसे सक्सेस किया जाएगा, यानी सफल बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एलआईयू की रिपोर्ट में, यानी लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में हयात का नाम ना होना एक बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है और इसको लेकर के अब एक जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतना बड़ा बवाल हो गया, इनपुट तो मिला, जो मिला आधा अधूरा मिला, लेकिन इसके साथ ही वो लोग कौन थे जिनको चिन्हित करना और जिनको दंडित करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में पहले जो 55 लोग कुल गिरफ्तार हुए, उनमें से एक व्यक्ति उन्नाव का था और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो भीड़ थी इसमें ज़्यादातर लोग दूसरे जिलों से थे और उन्नाव से खासतौर पर भीड़ बुलाई गई थी, जिनको चिन्हित अभी तक नहीं किया जा पाया है। यानी बड़ी साजिश थी और बड़ी साजिश को समझ पाने में खुफिया विफल हुआ है पूरी तरीके से। और इसके बाद ही जी बिल्कुल रतीश, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि जो लोकल इंटेलिजेंस है उस पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी साजिश की कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। रतीश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेनी है। फिलहाल एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा का मामला, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों की अब मुश्किलें बढ़ी हैं। दरअसल आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। सेशन कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अपर सीजेएम की कोर्ट में ये
अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा है कि लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इस वजह से इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। जमानत का कोई पर्याप्त आधार यहां कोर्ट ने नहीं पाया है। अभियुक्त तौफीक, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद कादिर, शाहनवाज, रिजवान और सैफ की तरफ से ये जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। घटना में अब तक आपको बता दें कि 92 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और जो लोग जेल गए हैं उनकी तरफ से जमानत अर्जी डाली गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, रतीश कानपुर से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद मोइन अब प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, यहाँ लाजमी है कि जब गिरफ्तारी होती है तो जमानत अर्जी की अपील की जाती है। कितना मुश्किल है इस मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें जमानत मिलना अभी फिलहाल, और जो अब कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए आधार दिया है उसके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालें। देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तो पहले दिन जो गिरफ्तारी हुई थी उनमें से 6 आरोपी वो सेशन कोर्ट गए थे, उन्होंने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। तो ना सिर्फ उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है बल्कि कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि जो अपराध हुआ है वो बहुत गंभीर प्रकृति का है। अभी इस मामले में जांच चल रही है, ऐसे में आरोपियों को जमानत पर जेल से रिहा किया जाना कतई ठीक नहीं होगा, कतई उचित नहीं होगा। और इसी दलील के साथ कोर्ट ने जो जमानत की अर्जी थी उसे खारिज कर दिया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो पकड़े गए लोग हैं, जो हिंसा में शामिल लोग थे, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन पर कानून का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। और अब तो जो है वो एक्शन का डबल डोज दिए जाने की तैयारी है। एक तरफ जहां जो बाकी मास्टरमाइंड है, हिंसा की साजिश रचने वाले जो दूसरे लोग हैं, उन पर भी उनके ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के उसी अटाला इलाके में जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। आज वहां पर बुलडोजर चल सकता है, बुलडोजर चलने से पहले मुनादी कराई जा सकती है। तो वही दूसरी तरफ जो पत्थरबाज थे, जो हिंसा में शामिल हुए लोग थे, उनके पोस्टर तैयार किए जाने पर भी विचार चल रहा है कि कानपुर की तर्ज पर प्रयागराज में भी जो दंगाई है, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनकी तस्वीरें इकट्ठा की जाए और उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाए ताकि उसके जरिए उनकी पहचान हो सके, उनके बारे में क्लू मिल सके, उन पर शिकंजा कसा जा सके, उन पर उनकी गिरफ्तारी की जा सके। यानी एक्शन का डबल डोज एक साथ चल रहा है, लगातार सख्ती बरती जा रही है और हालात को अब धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी वहां आज 5वें दिन भी दुकानें बंद है, बाजार बंद है, लेकिन पुलिस चौकस से लगा पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा गया है। लेकिन लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखने में सहयोग दें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दें। बिल्कुल, और इसके लिए लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और क्षेत्रों में जो बड़े अधिकारी हैं वो मुलाकात भी वहां के धर्मगुरु और जो सम्मानित लोग हैं उनसे कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रतीश, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद मोइन, आपने भी जानकारी दी, धन्यवाद उसके लिए। यूपी में बुलडोजर एक्शन का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो सकती है या नहीं, इस पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका खारिज हो गई थी। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, जहां जमीयत की बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग शामिल है इस याचिका में। जमीयत आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग रखेगा। तो जहां अब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट दोनों में लगी हुई हैं, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ये याचिकाएं दाखिल की गई है। जहां हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो सकती है नहीं, इस पर एक मामले में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि कल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में यह याचिका खारिज हो गई थी। वहीं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्जी लगाई गई है, ये अब आपको बता देते हैं। बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग इस अर्जी में शामिल है। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये याचिका दाखिल की है। अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ तो इस मामले में सुनवाई होगी। आज एक सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी होनी है। यहां मास्टरमाइंड जावेद पम के घर को तोड़ने का मामला शामिल है। हिंसा के बाद लगातार बुलडोजर चल रहा है। 11 जून को कानपुर में हयात की करीबी की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था।
सहारनपुर में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला था। 12 जून को प्रयागराज में मास्टरमाइंड जावेद पंप का घर ध्वस्त कर दिया गया था और इसी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है इससे संबंधित याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। जहां ये कहा जा रहा है पीड़ित पक्ष की ओर से कि इस तरह की कार्रवाई ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे में इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इसी से जुड़ी हुई आज याचिकाएं जो डाली गई हैं उन पर सुनवाई हो सकती है। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ बैठकें लेने जा रहे हैं। आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी, जहां दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है, ये बड़ी जानकारी। लाखों राज्य कर्मचारियों की निगाह आज इसी बैठक पर टिकी हुई है। 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो जाएगी। ये होगी दोपहर 1 बजे। मंत्री परिषद की बैठक दोपहर 1 बजे होनी है और बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। यहां मंत्रियों के जिलों के दौरे को लेकर चर्चा बैठक में हो सकती है, इसकी संभावना है। तो ये दो महत्वपूर्ण बैठक आज होंगी, जहां मंत्री परिषद और कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। योगी सरकार की मंत्रियों के जिलों के दौरे को लेकर यहां मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी और जो कैबिनेट की बैठक होगी इसमें भी आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो ये दो महत्वपूर्ण बैठकें, एक 12 बजे और एक 1 बजे मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो जाएगी। इन बैठकों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट, जानकारियां, खबरें आप लगातार एबीपी गंगा पर हासिल करते रहेंगे। शुरुआत हो जाएगी 12 बजे से, कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक 1 बजे होनी है, जहां कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मंगलवार को अक्सर कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और ये नियमित जो बैठक है ये आज 12 बजे हो जाएगी। मंत्रियों के जिलों के दौरे को लेकर मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी, जहां मंडलों में भेजा जा रहा है मंत्रियों को और वहां पर क्या कुछ उन्होंने देखा, किस तरह की जानकारी वहां मिली है, ये जमीनी हकीकत मंत्रियों के माध्यम से आज सीएम योगी को भी मिलने वाली है, जो कि 1 बजे होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में डिस्कस की जाएगी। तो मंत्रियों के जुड़े हुए ये अलग अलग दौरे और राज्य की जुड़े हुए विकास की योजनाओं और तमाम मुद्दों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। कुशीनगर से एक हादसे की खबर मिल रही है। यहां तेज रफ्तार बस ने ट्रक में टक्कर मारी है, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई और 29 लोगों के घायल होने की खबर है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। घायलों को अब अस्पताल पहुंचाया गया है। कई की हालत इनमें नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। बिहार के मधेपुरा से पंजाब जा रही थी ये बस। NH 28 पर हाटा कोतवाली के बागनाथ चौराहे पर यह घटना घटी है, जहां बस की टक्कर हुई है ट्रक से। और अखिलेश तिवारी संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या बताया जा रहा है हादसे का कारण और फिलहाल जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? जी, पूरा मामला कल देर रात लगभग 1 से 2 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें बिहार से मजदूरों को लेके वो बस पंजाब जा रही थी और हाटा कोतवाली जो NH 28 है, 4 लेन बनी हुई सड़क, उस पर ओवर स्पीड की वजह से बस जो है वो ट्रक से पास लेते समय ओवर स्पीड की वजह से वो जाके पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें मौके पे ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी हमारी पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से बात हुई है, उन्होंने बताया कि हाँ, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें ये बिहार के बाघापुरा से जा रहे थे लोग। पंजाब नौकरी करने वाले मजदूर वर्ग के लोग थे और वो जो बस थी वो ओवर स्पीड की वजह से ट्रक में जाके लड़ी है, जिसकी वजह से जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई और 29 लोग घायल हैं, जिन घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अभी पुलिस अधीक्षक और डीएम दोनों लोग पहुंचे। हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि अब इस तरह की छापेमारी की जाएगी, जो अवैध बसें हैं, जो अधिक यात्रियों को बैठा के जो यात्राएं बस वाले करा रहे हैं, उस पर छापेमारी होगी, सघन जांच चलेगी और ऐसे बस मालिकों के खिलाफ उठाया जाएगा। बिल्कुल, ओवरलोडिंग पर अब जांच की जानी है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अखिलेश। दर्दनाक हादसा कुशीनगर में हुआ है। तेज रफ्तार बस ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी, 4 यात्रियों की जान चली गई, 29 लोग घायल हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन कई घायलों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल इन सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बढ़ते हैं आगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से तल्खी के बाद से हाशिए पर चल रहे शिवपाल यादव के हाथ से सहकारिता की आखिरी ताकत खोती दिख रही है।
दरअसल भाजपा ने सहकारिता के क्षेत्र में उनका रुतबा छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। लंबे समय से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव कोऑपरेटिव फेडरेशन के सभापति हैं, लेकिन इस बार सभापति का चयन करने वाले फेडरेशन की 14 सदस्यीय कमेटी में से भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यूपी में जिस प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन पर शिवपाल यादव का सालों से कब्जा है, उस पर अब उनका रुतबा खत्म होता दिख रहा है। भाजपा ने शिवपाल यादव को घेरने की मजबूत रणनीति बनाई, जिससे उनका चारों खाने चित्त होना तय है। 14 जून को सभापति का नामांकन और चुनाव होना है। उससे पहले ही भाजपा ने ऐसा दांव चला है कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को सदस्य बनने तक का मौका नहीं दिया। ऐसे में अब आदित्य यादव का पीसीएफ के सभापति पद से हटना तय माना जा रहा है, जिसके बाद पीसीएफ से शिवपाल यादव का दबदबा खत्म हो जाएगा। वर्तमान में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव इसके अध्यक्ष हैं। 14 जून को आदित्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सदस्य न होने की वजह से आदित्य यादव तीसरी बार सभापति नहीं बन पाएंगे और शिवपाल यादव सहकारिता की आखिरी ताकत खो सकते हैं, क्योंकि 14 सदस्यों की कमेटी में भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध जीते हैं। बाकी बची हुई 3 सीटें महिला कोटे की हैं। ऐसे में शिवपाल यादव परिवार के किसी महिला को कमेटी की सदस्य बना सकते हैं। फेडरेशन के सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। सभापति के लिए फेडरेशन के 14 सदस्यीय बोर्ड में शामिल होना जरूरी है, लेकिन अखिलेश यादव से तलखियों के बाद शिवपाल को बड़ा झटका लग सकता है। पीसीएफ की स्थापना 11 जून 1943 को किसानों के हितों के लिए हुई थी, जो किसानों की उपज की खरीद के साथ ही मार्केटिंग और दूसरी सुविधाएं देती है। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जितनी पकड़ सहकारिता में रही, वैसे पैठ किसी भी नेता की नहीं रही। मुलायम सिंह जब पहली बार सहकारिता मंत्री बने थे, तब भी उन्होंने इस पर मजबूत ध्यान दिया था। वे जब मुख्यमंत्री रहे, तब भी इस विभाग को या तो अपने पास रखा या फिर अपने छोटे भाई शिवपाल को दिया था, लेकिन अब इन पर भाजपा की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एक खबर कानपुर से मिल रही है हादसे की, जहां केमिकल से भरे हुए गोदाम में आग लगने की सूचना है। काला धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी दमकल विभाग को जानकारी दी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल जारी हैं। गोदाम में लगी आग से पड़ोस के मकान भी अब आग की चपेट में आए हैं। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके का ये मामला है, जहां एक गोदाम में आग लगने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। ऐसे में इस फैक्ट्री के आसपास के जो घर हैं, वो भी अब इस आग की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। यहां फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। कानपुर से तस्वीरें, केमिकल से भरे हुए एक गोदाम में आग लग गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।